Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the पाकिस्तान में टेरर फंडिंग के पर्सपेक्टिव से है। काफ़ी सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका बेस है पाकिस्तान के अंदर सिचुएटेड है। कुछ ऐसे भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पाकिस्तान की टेरिटरी से ऑपरेट किया करते हैं। तो स्टूडेंट्स, उन्हीं में से ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन के जो बेसेज हैं उनको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में डिस्ट्रॉय है वो किया था। डिस्ट्रॉयड बेस को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने के रिगार्डिंग में फंड को रेज है वो किया गया है। क्या स्टूडेंट्स, कोई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन 1267 है उसके अंडर में किसी ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो डिक्लेयर कर दिया गया हो? क्या ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली वे के थ्रू फंड को रेज कर सकता है पब्लिक से, चाहे ऑनलाइन वे के थ्रू या ऑफलाइन वे के थ्रू? तो आप देखिए कि जो बैन ऑर्गेनाइजेशन है वो डायरेक्टली जो फंड है उसको नहीं रेज कर सकता, नहीं तो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो सैंक्शन है उसको अप्लाई करेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनडायरेक्टली पर्पस से या किसी अदर सिचुएशन ऐसा क्रिएट हुआ हो उसके रिगार्डिंग में फंड है उसको रेज किया जाता है। पाकिस्तान में प्रेजेंट समय के दौरान में फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हुआ है, तो फ्लड सिचुएशन के रिगार्डिंग में रिलीफ फॉर द फ्लड विक्टिम्स के पर्सपेक्टिव से जो फंड है उसको रेज किया गया। क्या ये जो सिचुएशन है पहली बार ऐसा क्रिएट हुआ कि किसी अदर पर्पस के रिगार्डिंग में फंड का रेज हुआ है और टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को जो सपोर्ट है वो वहाँ पे प्रोवाइड किया गया? स्टूडेंट, 2005 के समय में जब हमारे जो हिमालयन स्टेट्स है वहाँ पे अर्थक्वेक का सिचुएशन क्रिएट हुआ था, तो आप देखिए कि हमारा जो कश्मीर का जो एरिया है जो पाकिस्तान के द्वारा कंट्रोल किया गया है, उनके कंट्रोल के अंदर में है प्रेजेंट समय के अंदर में। तो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पे भी जो अर्थक्वेक का इम्पैक्ट है वो हुआ था। उस अर्थक्वेक के इम्पैक्ट के दौरान में भी फंड है उसको रेज किया गया कि लोगों को जो ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाए। और 2005 के उस अर्थक्वेक सिचुएशन का जो 80% जो फंड है वो वहाँ पे जैसे मोहम्मद नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है उसी के किसी अदर सब्सिडरी को जो फंड है वो प्रोवाइड कर दिया गया। तो आप देखिए कि ऐसा जो सिचुएशन है वो कंटिन्यूस है पाकिस्तान के अंदर में। वहाँ का जो स्टेट है, मीन्स वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो भी कंटिन्यूस अपना सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है। जब भी हमारी कंट्री ने जो टेरर अटैक्स हैं वो फेस किए हैं वो वहीं के गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली जो फंड है उनको हुआ करता है। हमारे कंट्री को जो डिस्टेबलाइज करना या आप देखिए कि जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट करना, सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक को डिस्ट्रॉय करना, ऐसी एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग में वो वहाँ से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको फंड है वो हुआ करता है। और अगर हम स्टेट के सपोर्ट के बारे में देखें तो वहाँ का गवर्नमेंट के द्वारा आप देखिए कि जो जैसे मोहम्मद का जो बेस डिस्ट्रॉय हुआ था, सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में किया था, तो जैसे मोहम्मद के बेस को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने के रिगार्डिंग में वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया। और ये जो फंड रेज किया गया है वो लश्कर ए तैयबा के द्वारा किया गया है। बहुत टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एंटी इंडिया सेंटीमेंट है उसको कैरी आउट करते हैं। अब आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है वो रेज होता है, हमारे कंट्री के अंदर में ऐसे कौन से लॉज हैं जो एग्जिस्ट करते हैं जो कि टेरर फाइनेंसिंग है उसको यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया करते हैं, या उसके रिगार्डिंग में आप देखें कि आपको गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है, यूएपीए एक्ट है, यूएपीए एक्ट है, कब आया था ये फर्स्ट टाइम में 1967 के समय में, और इसको समय समय पे अमेंड है वो किया गया है। तो इस लॉ के थ्रू आप देखिए कि जो टेरर फंडिंग है, टेरर फाइनेंसिंग है उसको रोका जाता है, उसको रेगुलेट किया जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का, कि किसी अदर पर्पज के थ्रू तो टेरर फाइनेंसिंग या टेरर सपोर्ट है वो नहीं किया गया है। तो आप देखिए कि ये बोथ लॉज हैं वो रेगुलेट किया करते हैं। कुछ हमारे यहाँ पे डेडिकेटेड जो विंग है उनको भी क्रिएट किया गया है। अगर हम बात करें जो करेंसी का जो एरिया है कि उनको जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जो इंडियन करेंसी का प्रोवाइड तो नहीं किया गया, तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है इंडिया का जो यहाँ पे टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए ऑपरेट किया करता है। टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल भी है, टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी जो सेल है वो भी ऑपरेट किया करती है। तो ये ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो ये वर्क को यहाँ पे रेगुलेट करते हैं, उसके रिगार्डिंग में अपना एक्टिविटी है उसको कैरी आउट करते हैं। क्या स्टूडेंट्स, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है आपसे? यूपीएससी मेंस 2023 का जो पेपर था, यूपीएससी मेंस 2023 का जीएस पेपर थर्ड,
जीएस पेपर 3 के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं या मेजर सोर्सेज हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंड प्रोवाइड करते हैं। नो मनी फॉर द टेरर नाम का एक जो समिट है वो इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ था, उसी एग्जाम से आप देखिए कि कुछ दिनों पहले। तो उस जो नो मनी फॉर टेरर का जो अभी जो समिट ऑर्गेनाइज हुआ है उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने कौन से ऐसे इनिशिएटिव चलाए हैं जो कि यहाँ पे टेरर फाइनेंसिंग है उसको रेगुलेट करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे हमने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में रीड किया, तो उसका एक बार बेसिक है उसको रिवाइज करते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसको कब सेटअप किया गया था? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका जो सेटअप किया गया वो किया गया 1989 के समय में। किन के द्वारा किया गया? जो G7 कंट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के जो कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, उनके द्वारा इसको किया गया था। पहले आप देखिए कि मनी लॉन्ड्रिंग है उसको ये कवर किया करता था, बाद में जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको भी अपने ऑब्जेक्टिव के अंदर में इन्होंने इंक्लूड किया। क्या स्टूडेंट्स इंडिया जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेंबर है? यस स्टूडेंट्स, 2010 के समय से इंडिया फुल टाइम मेंबरशिप है उसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का है, और कंटिन्यूस अपने इफर्ट्स आप देखिए कि इंडिया शो करता है कि कैसे जो टेरर फंडिंग है उसको रोकना है। अगर हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग में भी इंडिया के इनिशिएटिव्स को रीड करें तो फर्स्ट टाइम इंडिया वो कंट्री है जो टेररिज्म की तरह ही देखा करता था। जब आप देखिए कि वेस्टर्न पावर्स है उसको गुड फेज ऑफ टेररिज्म या बैड टाइप ऑफ टेररिज्म में डिवाइड है वो किया करते थे। तो ये इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं हमेशा टेररिज्म के अगेंस्ट में इंडिया का जो वॉइस है वो रहता है। आप नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर आसाम के विजिट के लिए गए थे। आसाम के विजिट के दौरान में उन्होंने वहाँ पे जिस तरीके से कंपोजिशन चेंज हुआ है, इन्फिल्ट्रेशन का जो सिचुएशन है, क्योंकि हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी है, जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी है उसको किस तरीके से थ्रेट वो क्रिएट करता है। नेशनल सिक्योरिटी के अलावा आप देखिए कि जो डेमोग्राफिक चेंज है वो सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट होती है, तो उन सभी को एज ए थ्रेट के रूप से बताया गया कि जो इन्फिल्ट्रेशन का जो सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग में जो नेशनल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट एक मिशन मोड के थ्रू एक इनिशिएटिव को कैरी आउट कर सकता है कि जैसे वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन है उसको रोका जा सके। अब आसाम के अंदर में इन्फिल्ट्रेशन है वो कहाँ से होगा? आसाम के अंदर में इन्फिल्ट्रेशन होगा बांग्लादेश के वहाँ से। बांग्लादेश के साथ में क्या बॉर्डर शेयर करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन ये होना चाहिए कि बांग्लादेश के साथ में हमारा जो टोटल बॉर्डर है वो कितना है? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। कौन कौन से स्टेट्स हैं वो एरिया शेयर किया करते हैं? स्टेट्स जो एरिया शेयर करते हैं, फर्स्ट आप देखिए कि वेस्ट बंगाल है। जो 4096 है उसके अंदर में 2200 के आसपास का बॉर्डर है जो वेस्ट बंगाल शेयर करता है। फिर आप देखिए कि यहाँ पे त्रिपुरा है, वेस्ट बंगाल के बाद में त्रिपुरा है, मिजोरम है और मेघालय है। मिजोरम है और मेघालय है। आसाम के द्वारा सबसे कम बॉर्डर है वो शेयर किया जाता है, इस 4000 जो 96 किलोमीटर है, 260 के आसपास कुछ बॉर्डर है वो शेयर किया जाता है। ये जो जो नंबर्स हमने रीड किए हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टेट वाइज कितना यहाँ पे शेयर होता है टोटल आपको पता होना चाहिए। क्या ऐसे रीजन है कि आसाम के वहाँ से जो इन्फिल्ट्रेशन का एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिलता है? एक तो आप देखिए कि हमारा जो बॉर्डर है वो प्रॉपर डिमार्केशन नहीं था अर्लियर फेज के अंदर में। प्रॉपर जो बॉर्डर के ऊपर में जो फेंसिंग है, जो प्रॉपर आप देखिए कि जो कंट्रोल करता है वो भी 2010 के समय से स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से कंटिन्यूस जो डेमोग्राफिक चेंजेस का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिला है। अब तो हम काफ़ी बार स्मार्ट बॉर्डर के बारे में भी रीड करते हैं कि प्रॉपर सेंसर्स हैं वो लगाए जाएं, इन्फिल्ट्रेशन का जो एक्टिविटी है, सर्विलेंस का जो एक्टिविटी है वो वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए बढ़ाया है वो जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसी विजिट के दौरान में उन्होंने जो भूपेन हजारिका हैं, भूपेन दा जिनको हम बोला करते हैं, ये आप देखिए कि उनको जो बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा के रूप से भी जो कहा करते हैं, तो उनके बारे में भी मेंशन किया गया कि कैसे वो जो आसाम के जो कल्चरल आइकन हैं, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं कल्चरल पर्सपेक्टिव से। तो 2019 के समय उनको भारत रत्न है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा आप देखिए कि जो अहोम एम्पायर के जो जनरल हुआ करते थे लचित बारफुकान हैं, उनको भी वहाँ पे मेंशन किया गया। लचित बारफुकान है वो कौन है? लचित बारफुकान जो वो पर्सन है जिन्होंने
1671 के समय 1671 के समय बैटल ऑफ सराय घाट के अंदर में जो मुगल रूलर्स का जो वहाँ पे जो आर्मी हुआ करता था उसको डिफीट किया था, और मुगल्स का जो जो एक्सटेंशन था नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में उसको वहाँ पे रोका गया। लचित बारफुकान है जिन्होंने 1671 के समय बैटल ऑफ सराय घाट है, बैटल ऑफ सराय घाट है उसको लीड किया था। अहोम एम्पायर के अंडर में ये जो जनरल्स हुआ करते थे उनको आप देखिए कि बारफुकान का जो टाइटल है वो दिया जाता था, लचित उनका नेम था। उनके स्टैचू को भी इनोग्रेट किया गया था लास्ट ईयर के दौरान में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मणिपुर के पर्सपेक्टिव से है, मणिपुर के अंदर में जो नेशनल हाईवे सेकंड को जो ओपन किया गया था, नेशनल हाईवे सेकंड किस एरिया को कनेक्ट करता है? मणिपुर का जो इम्फाल वैली है जो कोर पार्ट के अंदर में सिचुएटेड है इम्फाल वैली। तो इम्फाल वैली जिसमें आप देखिए कि मैती कम्युनिटी का डोमिनेशन है, मैती कम्युनिटी लार्जर नंबर्स में रहा करती है। इम्फाल वैली को ये कनेक्ट करता है नागालैंड का जो दीमापुर का एरिया है, नागालैंड का जो दीमापुर का एरिया है उसके साथ में। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या जानकारी होना चाहिए, ये जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं इनका नाम आप देखिए कि बाद में चेंज किया गया है, पहले जो नेम्स हैं वो डिफरेंट हुआ करते थे। हमारे यहाँ पे जो NH1 है जिसको कि हम बेसिकली जो दिल्ली से अमृतसर के लिए जाया करता था, जो मेडिवल हिस्ट्री के दौरान में एंशंट हिस्ट्री के दौरान में तो अशोका के द्वारा उसको डेवलप किया गया, फिर आप देखिए कि मेडिवल हिस्ट्री के दौरान में उसको शेरशाह सूरी हैं वो उस एरिया को डेवलप करते हैं। बाद में जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने रीनेमिंग इनको किया है। नेशनल हाईवे 1 है वो कहाँ से पास हुआ करता है, लद्दाख के एरिया को कनेक्ट करने के लिए है नेशनल हाईवे 1 जो है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में है, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्शन एरियाज हैं कुछ हर एक सेक्टर को यहाँ पे ये स्कीम्स प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कि जो प्रोडक्शन है उसको बूस्ट वो किया जा सके। वाइट गुड्स के रिगार्डिंग में है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानकारी होना चाहिए कि वाइट गुड्स हैं वो क्या हुआ करते हैं। तो डोमेस्टिक यूज के अंदर में जिन जिन लार्जर यहाँ पे इक्विपमेंट्स को यूज किया जाता है उनको हम यहाँ पे वाइट गुड्स की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वाइट गुड्स बेसिकली आप देखिए कि जो एयर कंडीशनर्स हैं, LED लाइट्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, इनको वाइट गुड्स के रूप से हम कंसीडर करते हैं। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के रिगार्डिंग में जो विंडो है उसको ओपन किया गया है, मार्केट के अंदर में ग्रोथ है उसको इंक्रीज करने के रिगार्डिंग में ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। मार्केट के अंदर में ग्रोथ हो, यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग है न्यू आप देखिए कि जो एप्लीकेशन है उनको मंगवाया गया है 10,000 करोड़ के आसपास जो इन्वेस्टमेंट है वो किया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि 2021 के समय फर्स्ट टाइम जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है उनका अप्रूवल है वो किया गया था, फर्स्ट टाइम 2021 के समय किया गया। बेटर रिजल्ट्स रहे हैं, ग्रोथ वहाँ पे बूस्ट हुआ है, तो उसको फिर से विंडो है उसको ओपन किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे केसेस के पेंडिंग के बारे में है कि क्यों उसे हमारे जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस में जो लार्जर नंबर ऑफ केसेस हैं वो पेंडिंग में हुआ करते हैं। ओवर द टाइम आप देखिए कि फर्स्ट टाइम लार्जर नंबर्स के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी 88,000 के आसपास जो केसेज हैं उनका पेंडेंसी देखने के लिए मिला है। तो स्टूडेंट्स ये जो पेंडेंसी जो कि जो डाटाज हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड से। ये जो न्यूज के अंदर में डाटा जो मेंशन किए गए नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड जो केसेस के ही आप देखिए कि ट्रैकिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग में स्टार्ट है वो किया गया था 2 ईयर बैक के दौरान में। अब रिसेंटली कुछ जजेज का भी अपॉइंटमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, कुछ यहाँ पे जो स्मॉलर बेंचेज हैं उनको भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था फॉर्मर CGI के द्वारा कि जो लार्जर नंबर ऑफ केसेज हैं उनका डिस्पोजल हो सके। तो स्टूडेंट्स उसी वजह से आप देखिए कि अब यहाँ पे जो पेंडेंसी जो क्रिएट हुआ है उसके बिहाइंड में रीजन है वो क्या है। फर्स्ट हम रीजन्स को देखते हैं। फर्स्ट रीजन जो यहाँ पे है स्टूडेंट, जो समर के समय में रिसेस का सिचुएशन होता है, पार्शली वर्क डेज हैं वो आपको मिलेंगे कि कुछ जजेज हैं वो वर्क किया करते हैं समर रिसेस के दौरान में। तो समर रिसेस की वजह से भी ये जो नंबर्स हैं वो लार्जर यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं, और फिर से जो कोर्ट है वो आने वाले डेज में इनका डिस्पोजल है वो करेगा। ओवर द ईयर्स ओवर द टाइम आप देखिए कि पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, ओवर द टाइम पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ में अवेयरनेस का इंक्रीज होना, अवेयरनेस इंक्रीज होता है तो आप देखिए कि मोर केसेज हैं वो अपने राइट्स को फुलफिल करने के लिए जो केसेज हैं वो फाइल कर सकते हैं। जजेस का वैकेंसी भी एक रोल प्ले करता है कि जजेस का वैकेंसी है वो कंटिन्यूस होना। अभी जो रिसेंटली जजेस को अपॉइंट किया गया है, कितना टोटल स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट का
34 है, टोटल स्ट्रेंथ है वो है 34। किसके पास में पावर है स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का? पार्लियामेंट के पास में पावर हुआ करती है स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का। इसके अलावा स्टूडेंट्स केसेस के अंदर में फ्रिक्वेंट वे के अंदर में जो एडजर्नमेंट देखने के लिए मिलते हैं वो भी यहाँ पे कुछ रीजन है जिसकी वजह से पेंडेंसी है वो क्रिएट होता है। हाई कोर्ट्स के अंदर में भी जो पेंडेंसी है, जो यहाँ पे वैकेंसी है उसको फुलफिल किया जाए पेंडेंसी, जिससे कि डिस्पोजल है वो हो सके सही टाइम के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे जो मैरिज का जो एज है उसके बारे में है कि अभी रिसेंटली जो डाटाज रिलीज हुए हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के थ्रू, जो कि ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया सेंसस कमिश्नर उनके थ्रू वो कंडक्ट हुआ करता है। तो उसके अंदर में बताया गया है कि जो वेस्ट बंगाल स्टेट है वहाँ पे जो वुमेन्स की जो संख्या है वो ज़्यादा है, जो कि बिलो 18 जिनका 18 से कम एज के अंदर में जो शादी है वो कर दिया जाता है। मैरिज के एज के बारे में है यहाँ पे मेंशन। हमारी गवर्नमेंट का भी एक आप देखिए कि इनिशिएटिव था, जया जेटली कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कि वुमेन्स का जो मैरिज एज है उसको कितना किया जाए, 21 उसको एज है उसको इंक्रीज किया जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डाटाज बताए गए हैं, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर उसको कंडक्ट करते हैं। कुछ वेस्ट बंगाल के बाद में झारखंड है और केरल वो स्टेट है जहाँ पे लोवेस्ट नंबर्स हैं बिलो 18 के अंदर में जहाँ पे शादी हुआ करती है। क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से ये जो नंबर्स हायर देखने के लिए मिलते हैं? तो काफ़ी ऐसे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। उस एरिया का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एक रोल प्ले करता है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के अलावा आप देखिए कि फैमिली का जो आपका स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पे एक रोल प्ले करता है। फैमिली के अलावा आसपास का माहौल कैसा है, काफ़ी बार तो आपको जो सोशल स्टेटस है, जिस सेक्शन कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो उसके सोशल स्टेटस के ऊपर भी वो डिपेंड करता है कि क्यों वहाँ पे जो अर्ली मैरिज है या आप एक जो मेच्योर एज के अंदर में जो मैरिज है वो हुआ करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया के पर्सपेक्टिव से, जो रेशियो है वो 6.3% है कि इंडिया के अंदर में 6 जो वुमेन्स हैं, 6 जो गर्ल्स हैं उनका बिलो 18 जो शादी है वो हुआ करती है। और कुछ स्टेट्स एंड लार्जर यूटीज एंड लार्जर स्टेट्स के अंदर में नंबर आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो मेडिकल सपोर्ट के जो स्टाफ्स हैं जिनको कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के थ्रू अपॉइंट किया गया था, उनकी जॉब को कंटिन्यूस किया जाए। कंटिन्यूस करने के रिगार्डिंग उनका एक स्ट्राइक है, जिनकी कुछ डिमांड्स हैं जिनको कि छत्तीसगढ़ के वहाँ पे स्ट्राइक है वो किया गया है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 के समय स्टार्ट हुआ था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का? कि जो रिप्रोडक्टिविटी है, जो चाइल्ड केयर है, जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सिस्टम है उसको यहाँ पे इंक्रीज है वो किया जाए। चाइल्ड केयर को इम्प्रूव करना है, ओवरऑल हेल्थ इंप्रूवमेंट यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव था। 2013 के समय इसी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को नेशनल हेल्थ मिशन के रूप से कन्वर्ट है वो कर दिया गया। अर्बन को भी मर्ज करते हुए नेशनल हेल्थ मिशन बना दिया गया। छत्तीसगढ़ के अंदर में जो प्रोटेस्ट एंड डिमांड है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कैसे अभी जो वायरल का जो सिचुएशन हुआ करती है, फीवर का सिचुएशन क्रिएट होता है मानसून के विड्रॉल के समय में, तो कैसे उसको आप देखिए कि इम्पैक्ट हो सकता है हेल्थ फैसिलिटीज़ का। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारा जो विशाखापट्टनम का एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, यूनिक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जहाँ पे रेड सैंड ड्यून्स हैं वो क्रिएट होते हैं। रेड सैंड ड्यून्स हैं वो क्रिएट होते हैं, एक यूनिक जियोलॉजिकल सिचुएशन है। तो उसी के बारे में मेंशन किया गया है। इसको लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है इसको इरा मट्टी दाबलू, ईरा मिट्टी देबलू के नाम से इसको बोला करते हैं। आंध्र प्रदेश में ये है, विशाखापट्टनम के नियर बाई एरिया के अंदर में। अभी इसको रिसेंटली यूनेस्को का जो नेचुरल हेरिटेज साइट है उसकी टेंटेटिव लिस्ट के अंदर में शामिल है वो किया गया है। यूनेस्को का नेचुरल हेरिटेज जो साइट है, नेचुरल के अंदर में कितना है हमारे यहाँ पे 7 साइट्स हैं नेचुरल कैटेगरी के अंदर में, तो वहाँ पे इसको शामिल है वो किया गया है। ईरा मिट्टी डेबलू जो कि रेड सैंड ड्यून्स हैं। रेड सैंड ड्यून इसके अलावा तमिलनाडु के वहाँ पे भी हुआ करते हैं। थेरी का जो एरिया है जिसको हम थेरी डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। अब आप देखिए कि इनका जो रेड कलर है वो क्यों होता है? हाई आयरन ऑक्साइड का प्रेजेंस होना, फेरस मिनरल्स का प्रेजेंस होना। आयरन ऑक्साइड के अलावा आप देखिए कि जो फेरस मिनरल्स हैं उनका यहाँ पे प्रेजेंस होना। और ओवर द ईयर्स देखने के लिए ये मिला है कि ये जो जियो हेरिटेज साइट के रूप से भी ये डेजिग्नेटेड है। इसका एक
जो आप देखिए कि एनक्रोचमेंट है वो होने लगा है, आसपास एरिया के अंदर में सेटलमेंट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, उनका जो सीवेज है उसको डंप करना, यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट का डंप होना। आर्टिकल 49 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 49 का जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 49 है वो स्टेट का रेस्पॉन्सिबिलिटी बताता है कि नेशनल इम्पोर्टेंस का जो ऐसा जो साइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने का ज़रूरत है, उनको यहाँ पे बचाने का ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया के बारे में है, कोयलाज के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। कोयलाज पहली बात तो कहाँ पे रहा करते हैं, आप देखिए कि ट्री के ऊपर में इनका जो प्रेजेंस है वो हुआ करता है, ट्री के ऊपर में इनका जो प्रेजेंस है वो हुआ करता है। मार्सुपियल्स के नाम से इनको, मार्सुपियल्स के रूप से इनको जाना करते हैं। मार्सुपियल्स हैं वो क्या होते हैं, मार्सुपियल्स वो एनिमल्स हुआ करते हैं जिनके आप देखिए कि एक पाउच का जो सिचुएशन होता है कि जो चिल्ड्रन है उसको उसके अंदर में वो रख सकते हैं। यूपीएससी ने ये प्रीलिम्स के अंदर में क्वेश्चन है वो पूछा था। कुछ एनिमल्स के जो नाम है वो आपको मेंशन कर दिए गए थे, इनमें से कौन से जो एनिमल्स हैं वो मार्सुपियल्स हैं। मार्सुपियल्स कौन से हैं जिसमें अब देखिए कि अपना जो चिल्ड्रन है उसको पाउच के अंदर में वो रखते हैं, जैसे कंगारूज रखा करते हैं। तो इलाज के अंदर में एक डिजीज का आउटब्रेक हुआ जो उनका जो फर्टिलिटी है उसको यहाँ पे इम्पैक्ट करता है, तो उसी के रिगार्डिंग में वैक्सीन का जो डेवलपमेंट है वो किया गया है, वैक्सीन का डेवलपमेंट किया गया है। इसके अलावा जो यूकलिप्टस लीव्स हैं उनको आप देखिए कि ये कंज्यूम किया करते हैं मोर समय के लिए। इनका जो स्लीपिंग साइकिल है, स्लीपिंग सिचुएशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कहाँ पे ये रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में ये रहा करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में रहा करते हैं। अभी रिसेंटली हमारा जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हुआ है, इन्फ्लेशन आप देखिए कि इंक्रीज हुआ है 2.1% जिसको रिकॉर्ड है वो किया गया। जो हमारा टारगेट है कि 2% से लेकर 6% के बिटवीन के अंदर में हमको मेंटेन करना है, 4+-2 का जो ऑब्जेक्टिव है आरबीआई का, तो उसका उसी डोमेन के आप देखिए कि डोमेन के अंदर में है। अब अगर हमें आने वाले समय में हाई ग्रोथ है उसको अचीव करना है तो समय के साथ में जो गवर्नमेंट के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको भी यहाँ पे डिसीजन है वो लेने होंगे ग्रोथ को सपोर्ट करने के रिगार्डिंग में, जो रिसेंटली लिए भी गए हैं। गवर्नमेंट अगर आप देखिए कि रशियन ऑयल का परचेज को रिड्यूस करता है, रशियन ऑयल परचेज को रिड्यूस करता है तो उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। और अभी रिसेंटली जो इन्फ्लेशन यहाँ पे कंट्रोल सिचुएशन के अंदर में था या काफ़ी कम था, तो उसके बिहाइंड में रीजन आप देखिए कि जो वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, उनका एक्सेसिबिलिटी भी लोगों को हुआ था, लोगों के द्वारा जो बेटर फूड है उसको एक्सेसिबल है वो किया गया एक रीजनेबल अमाउंट्स के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स क्रोको, ये बेसिकली आप देखिए ऑलरेडी हम न्यूज को डिस्कस कर चुके हैं, उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे क्रोकोडाइल्स के बारे में है कि जो सुंदरबन का एरिया है, जो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है, वहाँ पे क्रोकोडाइल्स के रिगार्डिंग में सर्वे किया गया। क्रोकोडाइल्स का जो सर्वे है वो बताता है कि कैसे उनका जो संख्या है वो इंक्रीज हुआ है, उनके नंबर्स, कंजर्वेशन के जो एफर्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। अब बेटर थिंग क्या है यहाँ पे, बेटर थिंग ये है कि कंजर्वेशन का जो एडवांसमेंट है वो ये शो करता है कि बियॉन्ड एलिफेंट और जो टाइगर हैं, एलिफेंट और टाइगर के बियॉन्ड भी एवरी स्पीसीज को हमने प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग में इनिशिएटिव हैं वो चलाए गए हैं। कुछ ऐसे भी सिचुएशन है जो यहाँ पे थ्रेट को क्रिएट करते हैं, क्लाइमेट चेंज का होना, हमारे जो वाटर बॉडीज हैं उनके अंदर में सैलिनिटी का इंक्रीज होना, सैलिनिटी है उसका इंक्रीज होना। सैलिनिटी के अलावा आप देखिए कि जो हैबिटाट है, जो हैबिटाट है उसका फ्रेगमेंटेशन सिचुएशन के अंदर में होना, और ये जो हाइपर कार्नोवायरस जो प्रेडेटर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, जिससे कि जो मैंग्रोव्स का जो हेल्थ है उसको भी हम यहाँ पे इम्प्रूव है वो कर सकें। तो स्टूडेंट्स एवरी स्पीसीज जो कि इन्वायरमेंटल प्रेजेंस के उसका प्रेजेंस का एक इम्पोर्टेंस है, उनको कंजर्व करने का ज़रूरत है, उसी के बारे में यहाँ पे अल्टीमेट मेंशन किया गया है। कॉटन का जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, कॉटन का जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको हमने रिड्यूस किया है, जो 11% हुआ करती थी। तो टेक्सटाइल सेक्टर के जो लोग हैं उन्होंने तो आप देखिए कि इसको प्रेज किया गया है, फार्मर्स ने इसके अगेंस्ट में अपना अपोजिशन किया था। तो कॉटन के बारे में मेंशन है कि प्रीवियस कुछ ईयर्स के अंदर में 2011-12 के समय में, 11-12 के समय में हमारे कंट्री के अंदर में कॉटन का जो प्रोडक्शन था वो एक हाईएस्ट था। फिर आप देखिए कि रिड्यूस होने लगा है प्रीवियस कुछ लास्ट 1-2 ईयर्स के दौरान में। तो मानसून का जो कंडीशन है उन्होंने भी अपना एक रोल है वो प्ले किया था कि मोर मानसून अगर रिसीव होगा तो कॉटन को इम्पैक्ट है वो हुआ करता है। तो स्टूडेंट्स जब इंडिपेंडेंस के समय में आप देखिए कि पार्टीशन होता है तो कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं वो पाकिस्तान को चले जाते हैं, हमारी कंट्री के पास में कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं वो नहीं थे।
फिर हमने धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको कैरी आउट किया, जो कॉटन का जो प्रोडक्शन है उसको यहाँ पे इंक्रीज किया। तो टेक्नोलॉजिकल मिशन है वो लाया गया, टेक्नोलॉजिकल मिशन है वो लाया गया 99 के समय में। 99 के उस मिशन के बाद में आप देखिए कि 2002 के समय जो बीटी कॉटन है, 2002 के समय बीटी कॉटन है उसको भी अलाउ है वो किया गया। फिर भी अगर हम बात करें हमारे कंट्री का जो एवरेज पर हेक्टेयर आप देखिए कि किलोग्राम की बेसिस के ऊपर में जो प्रोडक्शन है वो एवरेज जो एवरेज ग्लोबल प्रोडक्शन है उससे काफ़ी कम है। 437 या 400 आप सपोज कीजिए हमारा यहाँ पे एवरेज है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव से जो एवरेज है वो 800 का है। और कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं जैसे कि ब्राज़ील है, जैसे कि चाइना है, जहाँ पे 900 या 2000 से अबाउ जो अबाउ किलोग्राम पर हेक्टेयर पे जो प्रोडक्शन है वो हुआ करता है। तो हमें प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना है, टेक्नोलॉजिकल जो सपोर्ट यहाँ पे दिया जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो कैरी आउट हो सके, जिससे कि हम इस सेक्टर के अंदर में अपना जो इम्प्रूवमेंट है वो कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में है, जो हम इन्वायरमेंट डे को सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को। 5 जून का जो इन्वायरमेंट डे है उसका आप देखिए कि थीम है वो क्या रखा गया था कि प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको हमें इरेडिकेट करना है, इरेडिकेट द प्लास्टिक पोल्यूशन या उसको एंड करना है। पर अगर हम बात करें 2005 का कंपेयर करें 2020 के साथ में, जो प्लास्टिक का जो पोल्यूशन है वो डबल हुआ है, प्लास्टिक पोल्यूशन क्या हुआ है, डबल हुआ है। और काफ़ी सारा जो वेस्ट है उसके अंदर में अनट्रीटेड सिचुएशन में ये होता है, जो एग्रीकल्चर को भी इम्पेक्ट करता है, और भी काफ़ी सारे इसके इम्पैक्ट हैं वो हुआ करते हैं। तो इसी जो वेस्ट है उसको यहाँ पे रिड्यूस करने के बारे में कहा गया कि इस वेस्ट को जो रिड्यूस है वो किया जाए। यूएन का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे कोई ट्रीटी है वो एग्जिस्टेंस में आए, जो आप देखिए कि प्लास्टिक पोल्यूशन को कर्ब करने के रिगार्डिंग में कंट्रीज अपने कंसेंसस है उसको यहाँ पे डेवलप करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें आसाम के विजिट के दौरान में इथेनॉल का एक प्लांट है उसको भी इनोग्रेट किया गया है पीएम सर के द्वारा। बम्बू के ऊपर में वो बेस है, बम्बू आप देखिए जिसका प्रोडक्शन जो है, बांस का जो प्रोडक्शन है हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है वहाँ पे हुआ करता है। तो उस रॉ मटेरियल को यूज करते हुए इथेनॉल का जो हमारा एनर्जी सिक्योरिटी है उसको ये इंश्योर करेगा। जीरो वेस्ट का आप देखिए कि यहाँ पे प्रोसेस है कि किसी भी तरीके का वेस्ट है वो नहीं रहेगा, जीरो वेस्ट के प्रोसेस के थ्रू बम्बू का यूज करते हुए इथेनॉल का जो प्लांट है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स प्रोक्योरमेंट के पर्सपेक्टिव से, यहाँ पे जो नया मॉड्यूल है 2025 का डिफेंस जो प्रोक्योरमेंट है उसके बारे में मेंशन किया गया है, जिसको प्रोसेस को सिंप्लीफाइड है वो कर दिया गया। जो हाँ जो FAO नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, रोम के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है, रोम इटली के वहाँ पे। तो उसके जो चीफ है उन्होंने कहा है कि इंडिया के अंदर में 40% ऐसा पॉपुलेशन है जो कि आप देखिए कि डेट जो न्यूट्रिशनल डाइट है वो नहीं हो पाता है। इंडिया को अपना एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को भी डाइवर्सिफाई करने का ज़रूरत था, पहले ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा थे। तो न्यूट्रिशनल डाइट है, जो जीरो हंगर है उसको हमें अचीव करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के थ्रू, तो उसके लिए इंडिया को अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई है वो करना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रोमानिया के, वहाँ पे जो एयर स्पेस के अंदर में वायलेशन हुआ है, रसिया के द्वारा जो वायलेशन किया गया, तो उसको कहा गया है कि एयर स्पेस में इस तरीके से वायलेशन है वो नहीं होना चाहिए, ये जो यूरोपियन यूनियन है उनके चीफ के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नाइजीरिया, जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के वहाँ पे सिचुएटेड है, वहाँ पे किलिंग देखने के लिए मिला है। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो भी नाइजीरिया के विजिट के लिए गए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर, इसी ईयर के इनिशियल पार्ट के अंदर में। और वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में है जो गिनिया का एरिया है, गल्फ ऑफ गिनिया, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये यूनाइटेड किंगडम के बारे में है, वहाँ का पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान में फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हुआ जिसका हम टेरर फाइनेंसिंग से भी लिंकेज है, जो फ्लड के रिगार्डिंग में जो फंड रेज किया गया है। इसके अलावा नेपाल का जो नया प्राइम मिनिस्टर है, जिन्होंने वुमेन प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर आई हैं पावर में, उन्होंने कहा है कि करप्शन है उसको एंड किया जाएगा, जो जनरेशन जेड का वहाँ पे डिमांड है। और चाइना और नेपाल के द्वारा भी अपने रिलेशंस हैं उनको यहाँ पे बूस्ट करने का कहा गया है, नए प्राइम मिनिस्टर को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया। रसिया जो कंटिन्यूस अटैक किया करता है यूक्रेन के ऊपर में, अब रशियन रिफाइनरी को अटैक किया गया है यूक्रेन के ड्रोन्स के द्वारा। तो ये आज के बेसिक इन्फॉर्मेशंस था कुछ न्यूज़पेपर से रिलेटेड। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।